हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फॉरेन मार्केट से रिलेटेड हम रिसर्च का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होता है मार्केट रिसर्च, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। वैसे हमने मार्केट रिसर्च थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। आज हम जब इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं तो एक बार हम वापस से मार्केट रिसर्च को देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले मार्केट रिसर्च को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट रिसर्च होता क्या है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। मार्केट रिसर्च को बोलते हैं बाजार अनुसंधान। बाजार अनुसंधान। चलिए इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग, उसके बाद हम इसके आगे के इम्पोर्टेंस भी डिस्कस करेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये हमारे एक प्रोडक्ट की लाइफ में या लाइफ साइकिल में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे थोड़ा थोड़ा पार्ट हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। आज हम मार्केट रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहला, इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च is a particular discipline of market research focusing on a certain geographical areas. International market research is concerned with consumer goods, but also with any resource and service within a value chain which will be commercial, utilize or the next or further proceed, which is the area of industrial goods and marketing. अब हम आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट में हैव वेरियस ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और पर्पस क्या है। ठीक है, क्लासिकल मार्केट रिसर्च वेरी ऑफन कवर क्रॉस कंट्री इश्यूज, सेम क्वेश्चन बट बीइंग रेज इंटरनेशनली।
क्लासिकल मार्केट रिसर्च में ये हर बार आता है कि क्रॉस कंट्रीज को लेकर जो भी इश्यूज है वो सारे इश्यूज इस वाले मार्केट रिसर्च में भी आते हैं, क्योंकि ये हमारा मार्केट रिसर्च कहाँ तक है, इंटरनेशनल लेवल तक हमारा जो मार्केट रिसर्च होता है, हम कैसे मार्केट की खोज करते हैं, कैसे उन पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च किन चीज़ों का, किन फैक्टर्स का होगा। प्रीवियस क्लास में हमने हालांकि डिस्कस कर लिया था कि हम रिसर्च उन फैक्टर्स पर करते हैं जैसे इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में जैसे हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए, अब हम यहाँ बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जिन पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारा रिसर्च होता है, दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे दो टाइप के फैक्टर्स, इनमें इंटरनल, सेकेंड होता है हमारा एक्सटर्नल। एक फर्म को, एक मार्केट रिसर्चर को इन दोनों फैक्टर्स पर क्या करना है, एनालाइज करना है, रिसर्च करना है। अब इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जो कंपनी, जिनका बाय फॉर्म या बाय लैंग्वेज बोले तो जिन पर कंपनी का कंट्रोल हो सकता है, जो कंपनी कम या ज़्यादा कर सकती है, उनका इफेक्ट थोड़ा कम एंड हाई कर सकती है, तो वो हमारे क्या होंगे, इंटरनल। पर अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जिन पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कस्टमर्स। क्या कंपनी कस्टमर को कंट्रोल कर सकती है? नहीं। जैसे गवर्नमेंट नहीं कर सकती, जैसे बैंक्स नहीं कर सकती। तो इस तरह के, या जैसे हमारा एनवायरनमेंट में तो कंपनी का एनवायरनमेंट तो हमारे दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये हम एनवायरनमेंट की कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक फर्म को प्रोवाइड होता है, उस एनवायरनमेंट की यहाँ बात हो रही है। इंटरनल में हमारे आएंगे एम्प्लॉयज़, हमारे ऑफिसर्स, हमारे कंपनी के जो भी एक सर्विसमैन है, या जो कुछ भी हमारे कंपनी के आंतरिक जो भी घटक होते हैं, जो कंपनी का अप एंड डाउन क्रिएट कर देते हैं, वो हमारे हैं इंटरनल। और एक्सटर्नल यानी कि जो बाहरी घटक है, जो बाहर के रहने वाले, बाहर से है, कंपनी से उनका कोई नाता नहीं है, उसके बावजूद भी वो कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे एक्सटर्नल माने जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये थे हमारे दो टाइप के फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स को हमको क्या करना है, रिसर्च करना है, किस तरह का उनका इंटरेस्ट है, जिस फॉरेन मार्केट में हम जा रहे हैं वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा रिस्क कितना है, हमारे जिस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं उनके कंज्यूमर कितने हैं, कंज्यूमर है तो मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनका जेंडर क्या है, उनका जियोग्राफिकल जो भी डेटा है वो कैसा है, फैक्ट्स कैसे, इंफॉर्मेशन कैसे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आप रिसर्च सही ढंग से करना चाहते हो तो बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं अंदरूनी जो हर कोई रिसर्चर उन पर रिसर्च नहीं कर पाता है। तो अब हम बात करते हैं, हमने मार्केट रिसर्च तो देख लिया, ठीक है, बिना मार्केट रिसर्च के कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकता। कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर अगर वो इंट्रोड्यूस करवा सकती है तो उसके बावजूद वो आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाएगी। आगे के जैसे एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो होती है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो होती है वो 4 स्टेज में होती है। सबसे पहली कौन सी होती है, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सेकेंड कौन सी होती है, ग्रोथ, जिसमें वो विकास करता है। थर्ड कौन सी होती है, मैच्योरिटी, जिसमें परिपक्वता जिसको बोल सकते हैं। एंड लास्ट हमारी कौन सी है, डिक्लाइन, जिसके बाद प्रोडक्ट उस मार्केट में पॉसिबल नहीं है कि वो प्रोडक्ट हमको मिल सके। क्लियर है ये 4 स्टेज। तो अगर हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट बिना रिसर्च के या कम रिसर्च के या ढंग से रिसर्च नहीं करने पर भी अगर हम इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं तो इन बाकी की 3 स्टेजेस को हम पार नहीं कर सकते। और विदाउट इन 3 स्टेजेस के, जैसे अगर हम ग्रोथ करेंगे, हमारा प्रोडक्ट अगर उस मार्केट में ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, तो हम अपनी प्राइस को हाई एंड लो, डिमांड को हाई एंड लो कर सकते हैं अपने अनुसार।
ठीक है। पर अगर हमारा मार्केट रिसर्च सही नहीं है, हमारा प्रोडक्ट वहाँ टिक ही नहीं रहा है, हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहे, उनकी नीड्स क्या है, उनके वांट्स क्या है, उन सब के बारे में ध्यान नहीं दे रहे, उनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमको अफेक्ट करती है। और ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, मार्केट में रिसर्च करनी है कि यहाँ के कंज्यूमर किस तरह का प्रोडक्ट लाइक करते हैं। क्लियर है यहाँ? अब हम आगे बात करते हैं हमारे मार्केट रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंस कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं मार्केट रिसर्च के, क्यों हमें मार्केट रिसर्च, बाजार अनुसंधान आवश्यक है। ये हम मानते हैं कि बिना रिसर्च के आप कोई भी प्रोडक्ट क्या लॉन्च कर सकते हो नहीं। अतः चाहे वो घरेलू बाजार हो या विदेशी बाजार हो, मार्केटिंग हो या मार्केट हो, दोनों रिसर्च में क्या करना है, आपको अपना कस्टमर कैसा है, क्या है, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल निकालनी है। तो इसी रेफरेंस में वर्ल्ड मार्केटिंग को ये चैलेंज एक्सेप्ट करने या कंप्लीट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च की ये टेक्निक को सही मीन में ये समझा जाए या फिर सही मीन में उसको अपनाया जाए। मार्केट रिसर्च ये कहता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को, चाहे वो डोमेस्टिक एरिया हो चाहे वो फॉरेन मार्केट हो, तो आप क्या करो, मार्केट रिसर्च को एक्सेप्ट करो, उसको उस टेक्निक के जरिए आप क्या कर सकते हो, फॉरेन मार्केट में उनकी जो भी वांट्स है, जो भी नीड्स, डिजायर है, नीड्स है, उनको जान सकते हो और उनको अपने प्रोडक्ट से पूरा कर सकते हो। एक कस्टमर को जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं करोगे तब तक आपका जो प्रोडक्ट सेल करने का जो एम है, जो प्रॉफिट गेन करने का जो एम है, जो आपका लॉन्ग टर्म तक उस मार्केट में सर्वाइव करने का एम है, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो आइए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंस है मार्केट रिसर्च के, इंपॉर्टेंस को इसे प्राप्त होने वाले लाभों के संदर्भ में स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा कि इस तकनीक से प्रयुक्त व्यावसायिक फर्मों के मौद्रिक संसाधनों और समय में काफी बचत करती है। सेविंग टाइम। मार्केट रिसर्च पहले से किया हुआ होगा तो आप उसी टाइप का, उसी जैसा कस्टमर चाहता है वैसा ही आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। एंड और सेव क्या कर सकते हो आप, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ज्यादा आपको क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट? चलिए सेकेंड पर बात करते हैं। मैं सिर्फ आपको जो हेडिंग है, जो कीवर्ड्स है वो ही बता रही हूं, इससे आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। निर्यात बाजार अनुसंधान विपणन करने वाली फर्म को अनेक जोखिम और अनिश्चितताओं से बचाता है। किससे बचाता है? रिस्क से। एक सेकेंड। लो रिस्क। मार्केट रिसर्च में लो रिस्क होती है। ठीक है। फिर है, इसके द्वारा विदेशी विपणन कार्यक्रमों और नीतियों का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन संभव है। हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी। अगर हमारा पहले से ही मार्केट रिसर्च किया हुआ होगा तो क्या हम अपनी पॉलिसीज और अपनी बनाई गई स्ट्रेटजी को उस मार्केट के अनुसार नहीं बनाएंगे? और अगर बनाई है हमने उसी के अनुसार, तो हम अपनी स्ट्रेटजी को बिना मार्केट रिसर्च के इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है? फिर बात करते हैं आगे कि अनुसंधान द्वारा बाजार का अध्ययन करके उसकी स्थिति और संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। पॉसिबिलिटीज possibilities of opportunities and situation of market किसके थ्रू कर सकते हैं? मार्केट सिचुएशन ऑफ, सॉरी मार्केट की तो सिचुएशन ऑफ फर्म थ्रू
मार्केट रिसर्च या मार्केट स्टडी। ठीक है, मार्केट स्टडी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी की जो पॉसिबिलिटी है और जो सिचुएशन है, फर्म की जो कंडीशन है, उनका पता लगाया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक ये जो 4 पॉइंट है। अब हम आगे बात करते हैं आगे कि नए उत्पादों और अनेक नए उपयोगों से संस्था के लाभों के नए स्रोतों को विकसित कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, हम इजीली नए प्रोडक्ट को बना सकते हैं अगर मार्केट रिसर्च किया हुआ है तो। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस बात की जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि ग्राहक नए अन्य उत्पादों की तुलना में किसी उत्पाद को क्यों क्रय करे, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि उपभोक्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि उपभोक्ता कौन है, यानी हु इज कंज्यूमर, वेयर ही लिव। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। फिर है इसके द्वारा घरेलू और विदेशी बाजार की समानताओं और असमानताओं की जानकारी हो जाती है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पता चल सकते हैं किसके, बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं वांछित नए उत्पादों की खोज करने, उनके प्रयोग को बढ़ावा देने और उनमें आवश्यकता अनुसार सुधार में सुविधा होती है। साथ ही उनकी सर्वोत्तम किस्मों, कीमतों, आकारों का निर्धारण किया जा सकता है। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, साइज को डिसाइड कर सकते हैं। किस किस के डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर हम डिसीजन थोड़ा सा कीवर्ड डाल देते हैं। डिसीजंस किस किस के ले सकते हैं, साइज, डिज़ाइन। अगर मार्केट रिसर्च किया हुआ होगा तो हम साइज, डिज़ाइन, लेबलिंग, पैकेजिंग, इन सब के बारे में क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं, आगे है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि विपणन नीतियों और विपणती उत्पाद पर विदेशी प्रथाओं, परंपराओं हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। कल्चर को, कस्टम को, ट्रेडिशन को जान सकते हैं ना। जो भी हमारा फॉरेन मार्केट है, अगर उसमें हमने रिसर्च किया है, हमने उनके लोगों को जाना है, कस्टमर को जाना है, हमको ये पता है कि इस ट्रेडिशन, इस कस्टम में, इस कल्चर में इस तरह के प्रोडक्ट का ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो हम उसी तरह के अपने प्रोडक्ट को बनाने की या उसी तरह के प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके कम कॉस्ट में। क्लियर है यहाँ पर? फिर है हमारा कि वितरण श्रृंखलाओं और मध्यस्थों की आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, टू नो अबाउट the information of channel of distribution की वितरण श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्लियर है कि हम अगर मार्केट रिसर्च करेंगे तो हमको ये भी पता चल सकता है कि हम उस मार्केट में अपनी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो 2 टाइप की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर है?
ठीक है, तो हम ये जान सकते हैं कि हमको डायरेक्ट चूज करना है या इनडायरेक्ट चूज करना है। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है सरकारी नियमों, प्रतिबंधों, शुल्कों, करों आदि के बारे में, और किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, टैक्सेस कितने क्या है, वहाँ पर चार्जेस क्या है, वहाँ पर रॉयल्टी कितनी है, तो इन सब के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और वहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड हाँ, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वहाँ के रेस्ट्रिक्शन, वहाँ पर प्रतिबंध किन किन चीज़ों पर है, उन चीज़ों का हम कभी भी वहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते। जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपने मार्केटिंग रिसर्च नहीं किया होता तो अगर किसी फॉरेन मार्केट में जो हम कंपनी का जो ब्रांड बेच रहे हैं या हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो अगर प्रोडक्ट वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड होता तो क्या वहाँ के कंज्यूमर खरीद पाते? नहीं। क्या वहाँ की सरकार अलाउ कर पाती? नहीं। तो इस वजह से हमको भारी नुकसान से भी बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारी रिस्क भी कम हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे जो निर्यात संगठन की कुशलता है उसमें वृद्धि हो सकती है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा निर्यात संगठन है उसकी कुशलता में भी वृद्धि हो सकती है। आप मार्केट रिसर्च करके, आपका ऑर्गेनाइजेशन मार्केट रिसर्च करके एक्सपोर्ट कर रहा है तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाएगी। एंड लास्ट वन दे रखा है आपका कि प्रत्येक प्रतिस्पर्धी की शक्ति या कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके उचित नीतियों और व्यवहारों का डिसाइड करना, टू डिटरमाइन द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, ये डिसाइड करने में इनसे हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा एक फॉरेन मार्केट रिसर्च के इम्पोर्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे ये बात करते हैं कि इंडिया के पर्पज से हम अगर बात करें कि क्या क्या हो सकता है, इंडिया से हमको क्या मार्केट रिसर्च से इम्पोर्टेंस है कि कुल निर्यातों से विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है। हम एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? एक्सपोर्ट करने के बदले में हमको क्या मिलता है? फॉरेन जो मनी होती है वो मिलती है, करेंसी हमको। उसका बड़ा भाग पेट्रोलियम पदार्थों, खाद्य तेल, यानी हमको जो करेंसी मिलती है उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पेट्रोलियम जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारे जो खाद्य तेल, जो ईडेबल ऑयल्स हैं उनके लिए, या फिर हमारे ऐसे कोई मशीनरी को इंपोर्ट में चला जाता है। इसी कारण हमारा विदेशी व्यापार संतुलन हमेशा जो बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है या जो ट्रेड होता है वो हमेशा हमारे क्या हो जाता है, अनफेवरेबल रहता है। इस अनफेवरेबल वाली कंडीशन को दूर करने के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है। सबसे पहला कि हम जो भी हमारे अननेसेसरी जो इंपोर्ट्स है हम क्या करें, उनको इंपोर्ट्स को कम कर दें। क्लियर है? सेकेंड है, ये तो हमारा था फर्स्ट। सेकेंड ये कहता है कि आप जब भी दूसरी विभिन्न वस्तुओं पर के निर्यात और विदेशी बाजारों पर कंसंट्रेशन करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचें, एक्सपोर्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो आज का टॉपिक हमारा ये जो सिग्निफिकेंस वाला, जो इम्पोर्टेंस वाला जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।